इंटरनेशनल ट्रेड, और ये चैप्टर आप बुक नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पर आपने इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसके बेसिस क्या होते हैं, वो पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जो आप चैप्टर पढ़ेंगे इंडिया, जो अपना इकोनॉमी वाली चैप्टर है इंडिया, फिर बुक नंबर 2, तो इसके अंतर्गत अभी हम जो अध्ययन करेंगे ये है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और इसमें भी खासकर 2 टॉपिक रहने वाले हैं, एक एक्सपोर्ट और एक इंपोर्ट। कितना माल एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, पहले किस चीज़ का एक्सपोर्ट करते थे, आज किस चीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं, पहले क्या चीज़ मंगाते थे, आज क्या चीज़ मंगा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। तो देखिए, जब भी आप ये वाला क्वेश्चन करें, जहाँ पर भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए इंटरनेशनल ट्रेड, भले ही उसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट आपसे पूछे, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या। तो इंटरनेशनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जब एक देश दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो ये हमेशा इसका वॉल्यूम चेंज होता रहता है, समय के साथ साथ चेंज होता है वॉल्यूम में भी, और उसकी कितनी मात्रा में हम माल को भेज रहे हैं वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम बात करें भारत के व्यापार की, तो हम आज की डेट में वर्ल्ड का लगभग 1% व्यापार करते हैं, लगभग 1%। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट 1 अंक का क्वेश्चन भी रहेगा। अब बात करते हैं कि भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो 1951 के अंदर कितना था। 1951 के अंदर हमारा ट्रेड जो है वो 1214 करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर 44,29,762 करोड़ रुपए का हो चुका है 2016-17 के अनुसार। ठीक है, आंकड़े यदि आपके मिसमैच हैं तो आप इसको अपनी किताब में अपडेट कर लेंगे, वहाँ पर काटने की ज़रूरत नहीं है, साइड में लिख लीजिए, क्योंकि आपकी बुक में जो आंकड़ा है उसके साथ ईयर लिखा होगा, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि उस वर्ष के अनुसार इतने थे, तो वो भी गलत तो नहीं होगा, बट आप वो भी रखिए, अपनी बुक में लेटेस्ट डाटा भी अपडेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे चलें। इसी प्रकार से हमारे देश का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो समय के साथ साथ काफ़ी बड़ा है। उसके पीछे कारण ये है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है इसका जो वॉल्यूम है वो समय के अनुसार चेंज हुआ। जैसी जैसी हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई या जैसी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हुई, तो उसी हिसाब से हमने माल को मंगाया। एक बात आप यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखेंगे, दी वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट कंटिन्यू टू बी हायर देन द एक्सपोर्ट। जो इम्पोर्ट है हमारा, इम्पोर्ट वो हमेशा ज़्यादा रहा है एक्सपोर्ट की तुलना में। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, इसका मतलब होता है कि हमारा ट्रेड हमेशा नेगेटिव रहा है। नेगेटिव जब रहेगा जब आप मंगाएंगे ज़्यादा, भेजेंगे कम। जब आप माल ज़्यादा मंगाएंगे तो आपकी पॉकेट से, यानी अपनी इकोनॉमी से ज़्यादा पैसा बाहर दूसरे देश में जाएगा जिससे आप माल इंपोर्ट कर रहे हैं। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी पॉकेट में पैसा आएगा, यानी आपकी इकोनॉमी में पैसा आएगा, यानी आपकी आमदनी बढ़ेगी। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, तो ट्रेड होता है पॉजिटिव। लेकिन जब इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तो व्यापार होता है नेगेटिव। भारत का ट्रेड काफ़ी लंबे समय से, दशकों से नेगेटिव ट्रेंड में है। तो उसके पीछे कारण आपसे कभी कभी पूछेगा, तो कारण ये है कि हमारा जो देश है उसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारा बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन हम यहाँ पर करते हैं, और भारत की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसलिए ज़्यादातर प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंडिया में ही कंजम्स हो जाता है, इंडिया में ही खपत हो जाता है। तो बेचने के लिए हमारे पास बहुत कम माल बचता है, इसलिए हम बाहर कम बेच पा रहे हैं, बाहर कम भेज पा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं। इसी का उल्टा कर लीजिए, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट बड़ी है, लोगों की संख्या ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, इसलिए हमें अपनी माल की पूर्ति करने के लिए विदेशों से माल मंगाना पड़ता है, जैसे पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये आप बताएंगे। इसी प्रकार से देन आप ये बात बताएंगे कि भारत का ज़्यादातर व्यापार सी रूट से और एयर रूट से होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में, तो वहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे कि सी है या एयर है, क्या है, किससे होता है। तो सबसे ज़्यादा भारत का व्यापार होता है ओशनिक रूट से या एयर रूट से, ये आप बताएंगे। इसके अलावा भारत का थोड़ा बहुत व्यापार भारत के पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ भी जमीन के रास्ते से होता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल इंडियाज एक्सपोर्ट। ठीक है, भारत जो माल विदेशों को भेज रहा है उसमें समय के साथ साथ क्या चेंजेज आए हैं।
तो ठीक है, तो आप बताएंगे देखो नंबर 1 भारत का जो एक्सपोर्ट हम करते हैं उसमें बहुत सारी कमोडिटीज होती हैं, बहुत सारा सामान होता है, हम किसी एक ही सामान का एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा आप ये बता सकते हैं कि भारत का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर अगर किसी चीज़ का है तो वो है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अलाइड प्रोडक्ट का मतलब खेती से संबंधित उत्पाद। ठीक है, इसी प्रकार से हालांकि समय के साथ साथ ये एक्सपोर्ट थोड़ा डिक्लाइन भी हुआ, थोड़ा सा कम हुआ है। अब हम कुछ देशों को पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इंपोर्ट में भी पेट्रोलियम मिलेगा, इंपोर्ट में पेट्रोलियम हमारा सबसे ज़्यादा कमोडिटीज है, लेकिन हम कुछ ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जो दूसरे देशों को बेच देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे कर रहा है, हम कच्चे मिनरल और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ये हमारे कांस्टेंट बने हुए हैं, यानी 1950-51 से लेकर अब तक हम लगभग इनका जो एक्सपोर्ट करते रहे हैं वो लगभग स्थिर है, उसमें की संख्या में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। इसके अलावा आगे कर रहा है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं इसमें थोड़ी कमी आई है, हालांकि फिर भी हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको एक्सपोर्ट करते हैं, लाइकली कॉफ़ी। आपको याद होगा कर्नाटका में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अलावा और दूसरी चीज़ होती हैं जैसे फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट, फ्लोरिकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं जैसे पुष्प उत्पादन, फूलों से संबंधित जो भी प्रोडक्ट आप करते हैं, फ्रूट्स हो गए हैं। इसके अलावा मैरियन प्रोडक्ट, समुंदर के जो उत्पाद होते हैं, मछलियाँ वगैरह। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट को, इसके साथ साथ शुगर, इसको हम बाहर देश को बेच रहे हैं। इसके अलावा कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आज भी भारत के इंटरनेशनल जो ट्रेड है एक्सपोर्ट का उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। 73.6% जो है वो इंडिया के टोटल वॉल्यूम जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसका लगभग ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं। ये लाइन आप इम्पोर्टेंट रखोगे। इसके अलावा समय के साथ साथ हमारा इंजीनियरिंग का सामान ये विदेशों को ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी, आप इंपोर्ट का पढ़ोगे ना तो वहाँ पर भी पता चलेगा कि आप इनको मंगा भी बहुत रहे हैं, लेकिन इंडिया क्या करता है, इंडिया विदेशों से इनको रॉ मटेरियल के रूप में मंगाता है और फाइनल गुड्स के रूप में वापस एक्सपोर्ट कर देता है। तो ये भारत के एक्सपोर्ट के मुख्य वे थे। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सेम रहेगा बट इसमें आपने बताना है कि इंपोर्ट क्या कर रहे हैं। 1951 के आसपास आप क्या चीज़ मंगाते थे, अब क्या मंगा रहे हैं। ठीक है, चेंजिंग ट्रेंड ऑफ, पेपर में जब भी आएगा तो दोनों अलग अलग आते हैं। नॉर्मली एक में एक आएगा, एक में एक आएगा, कभी कभी इकट्ठा भी पूछ सकते हैं 2.5 में दोनों को बता दो। ठीक, तो उसमें फिर उसी हिसाब से पॉइंट्स को रिड्यूस एंड इंक्रीज आप कर सकते हैं। देखिए इंपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं, 1950-60 के दौरान में जब हम विदेशों से कोई भी सामान मंगाते थे तो उसमें सबसे ज़्यादा होता था फूड ग्रेन्स, अनाज हम मंगाते थे, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी भारत के लोगों का भरण पोषण। ठीक है, उसके साथ साथ हमने विदेशों से मंगवाया मशीनरी या उससे इक्विपमेंट या जो कैपिटल गुड्स हैं, पूंजी से संबंधित उत्पाद कुछ थे। इसके अलावा कह रहा है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो हमेशा ज़्यादा रहा है एक्सपोर्ट की तुलना में, ये आप पहले भी बताएंगे। इसके साथ साथ 1970s के बाद हमारा जो विदेशों से आयात है फूड ग्रेन्स का वो कम हो गया, विदेशों से अब हम फूड ग्रेन्स का आयात कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, पैकेज टेक्नोलॉजीज को कहते हैं। 1966-1967 के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आया और उसके कारण से खासकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इसमें गेहूं और चावल की बहुत ज़्यादा पैदावार हुई और हमने इतना अनाज पैदा किया कि आज हमारे पास अनाज की कोई कमी नहीं है, बल्कि हम एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री हो गए हैं और हमारे पास सरप्लस में अनाज पैदा हम करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हालांकि एक चीज़ का आप और कहेंगे कि थोड़ा ड्रॉबैक भी रहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण पल्सेस और मस्टर्ड या ऑयल सीड्स इनकी कमी हो गई, क्योंकि जिन एरिया में दालें और दलहन होता था या तिलहन फसलें होती थी वहाँ पर अब गेहूं की फसलें होने लगी, तो उस कारण से वो कम हो गए।
तो अब हमें बहुत सारे जो ऑयल सीड से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट है वो विदेशों से मंगाने पड़ते हैं, ठीक है, ये आप बताएंगे। इसके अलावा हम विदेशों से जो मंगा रहे हैं वो है पेट्रोलियम, ये आप बताएंगे। फूड ग्रेन जो हम मंगाते थे वो अब बंद हो गया है, उसके स्थान पर अब हम मंगा रहे हैं फर्टिलाइजर, खाद मंगा रहे हैं विदेशों से। इसके साथ साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, मशीनें मंगा रहे हैं, स्टील या एडिबल ऑयल, खाद्य तेल। इसके साथ साथ केमिकल वो हम विदेशों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज की डेट में यदि आप बात करें तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो विदेशों से मंगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक तो ये एनर्जी रिसोर्स के रूप में चाहिए और बहुत सारे रॉ मटेरियल के रूप में ये इंडस्ट्रीज के अंदर भी ज़रूरत इसकी रहती है। तो ये आप बताएंगे। ये आपकी बात पहले ही आ गई कि इम्पोर्ट जो फूड और अलाइड प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन हो गए हैं अब समय के साथ साथ, ठीक है। हाँ, विदेशों से हम जो चीज़ मंगा रहे हैं उसमें ये आपके मोती वगैरह हो गए हैं, इसके अलावा कीमती पत्थर हो गए हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे प्रोडक्ट हम मंगा रहे हैं, या इलेक्ट्रिक गुड्स मंगा रहे हैं, ठीक है। कच्चे रूप में इनको हम मंगाते हैं विदेशों से, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे आपका डायमंड हो गया, उसको फाइनल गुड्स के रूप में बनाकर वापस विदेश को एक्सपोर्ट कर देते हैं। अभी आगे आपकी बुक में देखना एक बॉक्स दे रखा होगा, हाँ, बॉक्स के अंदर कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो दे रखे होंगे कि कौन से प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं और कितनी उसकी वैल्यू है वो होगी। अभी ध्यान से देख लेंगे आप, तो उसमें क्या है, आपकी बॉक्स में, आपकी बुक में ये रैंडमाइज होंगे, ऊपर नीचे होंगे। मैंने इनको जो है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया कि सबसे ज़्यादा हम पेट्रोलियम और ऑयल या लुब्रिकेंट इनको इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उसके बाद नॉन फेरस मेटल ये हैं, इसके अलावा जो मोती हैं, कीमती पत्थर हैं, इनको मंगा रहे हैं, केमिकल हैं, एडिबल ऑयल है, फिर आयरन है, स्टील है, फर्टिलाइज़र हैं, मशीन है, या जो फार्मा प्रोडक्ट दवाइयों से संबंधित ये सब मंगा रहे हैं। इसके अलावा पल्प या वेस्ट पेपर, लुगदी या जो रद्दी पेपर है वो मंगा रहे हैं, उससे फिर फाइनल पेपर बना लेते हैं दोबारा गलाकर। तो ये आप रखेंगे। ये मैंने आपको डिक्रीज ऑर्डर में इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि बाद में आपसे पूछेगा, ये टेबल कई बार आपके पेपर में सोर्स बेस्ड में आएगी, सोर्स बेस्ड में आएगी, तो वहाँ पर 2-3 क्वेश्चन इसके नीचे रख दिए जाएंगे कि कौन सा माल सबसे ज़्यादा मंगा रहे हो, कौन सा कम मंगा रहे हो, ठीक है। इनको यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो तीसरे नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा, तो ऐसे ही आएंगे, तो ठीक है। तो वो आप यहाँ से इनको नोट कर लेंगे बाद में भी, ठीक है। तो यहाँ से अपने प्रोडक्ट के आगे सीरियल नंबर लिख दो, उस हिसाब से बाद में जब कॉपी में नोट्स तैयार करोगे तो क्या करोगे, अपना जो बुक के अंदर टेबल दे रखी है उसको सेम एज कॉपी पेस्ट कर लोगे, यानी सेम एज लिखोगे, और जो उसको डिक्रीज ऑर्डर में है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसको भी दोनों को लिख लोगे, ठीक है। यानी आपके नोट्स के रूप में दोनों तैयार हों ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी रहे। नेक्स्ट जो है आपका, कभी कभी आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, जैसे अभी आपने देखा कि हम विदेशों से एडिबल ऑयल मंगा रहे हैं, खाद्य तेल, तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि आज भी हमारे देश में लगभग 60% पॉपुलेशन गांव में रह रही है, 68.84%, और लगभग 60% जनसंख्या आज भी खेती करती है। भारत एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, कृषि प्रधान देश है, फिर भी आप विदेशों से खाने का तेल क्यों मंगा रहे हो? फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब भारत में इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर आप कर रहे हो तो आप विदेशों से खाने का तेल क्यों मंगा रहे हो? तो आप बताओगे कि भारत दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, पॉपुलेशन के अनुसार सेंसस 2011 में हम 2nd लार्जेस्ट कंट्री हैं। हमारे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले बहुत ज़्यादा ऑयल सीड की खेती होती थी, पल्सेस की खेती होती थी, जो रेन फीड एग्रीकल्चर होती थी। बट जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, पैकेज टेक्नोलॉजी आई, हाइब्रिड सीड्स आए, तो हमने वेस्ट इंडिया के अंदर, जिसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान के कुछ हिस्से, इनके अंदर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव रहा, और सिंचाई की सुविधा होने के कारण हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में फूड ग्रेन्स पैदा करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे जिन एरिया में पल्सेस या ऑयल सीड होते थे, जो बरानी एरिया था वो सिंचाई का एरिया हो गया। इंदिरा गांधी जैसी नहर बना दी गई जिससे राजस्थान के बहुत बड़े एरिया में पानी पहुंच गया। जहां पर पहले ऑयल सीड की खेती होती थी वहां पर अब सिंचाई के कारण चावल की खेती हो रही है। तो अब ये चीज़ तो बढ़ गई,
लेकिन इनकी तुलना में ऑयल सीड का प्रोडक्शन कम हो गया, इसलिए हमें अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए विदेशों से इनका इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से आपसे एक क्वेश्चन पूछ रखा है आपकी बुक में कि कैन यू आइडेंटिफाई सम आइटम ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम विच सब्स्टिट्यूट्स कैन बी डेवलप इन इंडिया। कह रहा है कि आपके इंपोर्ट की जो बास्केट थी, जो भी आपने पढ़ा कि आप क्या क्या माल मंगा रहे हैं, क्या उसमें आप कोई ऐसे प्रोडक्ट पहचान सकते हैं कि जिनको अगर आप मंगाना बंद कर दें तो भी आपका काम चल जाए, यानी उसके सब्स्टिट्यूट आप बना सकते हैं क्या? तो उसमें हाँ, हम बताएंगे कि पेट्रोलियम और ऑयल या लुब्रिकेंट हम मंगा रहे हैं विदेशों से, उसको हम बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो हमने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स यूज करने पड़ेंगे, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पर जाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे पेट्रोलियम की डिमांड कम हो जाएगी। इसी प्रकार से कह रहा है एडिबल ऑयल हम मंगा रहे हैं, तो भाई जो भी बात हमने की कि एडिबल ऑयल आपके एरिया में भारत में बहुत पैदा होता था, वो कम हो गया, तो हमें दोबारा उनकी खेती करने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे उसकी खेती बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो अपने आप डिमांड कम हो जाएगी, विदेश से इंपोर्ट कम हो जाएगा। इसी प्रकार से फर्टिलाइज़र, हम विदेशों से फर्टिलाइज़र भी मंगा रहे हैं, डीएपी, यूरिया वगैरह, तो हम इसको भी कम कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर के ऊपर साइड इफेक्ट भी करते हैं, हालांकि प्रोडक्शन में मदद भी करते हैं। तो हम इसके स्थान पर मैन्योर कर सकते हैं, गोबर की खाद, या इसमें आप हरी खाद यूज कर सकते हो। जैसे जब आपकी रबी क्रॉप्स के अंतर्गत गेहूं की खेती कट जाती है, गेहूं की फसल कट जाती है, तो आप उसमें यदि पानी अवेलेबल है तो जंतरे की खेती करिए, मूंग वगैरह लगा देते हैं, थोड़े टाइम में वो खेत में हो जाती है और बाद में उसको खेत में जोत देते हैं, और पहली बारिश के बाद वो उस गल सड़ के ज़मीन में ह्यूमस बढ़ा देता है और उसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। और आपने ये भी देखा होगा, आपका एक क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में कि यदि आप खेतों में पल्सेज बोते हैं, दालें बोते हैं, तो वो नाइट्रोजन का उसमें वो गांठे में समाहित कर देती है, तो इसलिए भी फिर आपको उसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्शन ऑफ द इंपोर्ट। ठीक है, ये आपका इसमें यदि बात करें तो किन देशों के साथ हमारा व्यापार हो रहा है या किन देशों से हम माल मंगा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे देशों से आप ये कह सकते हैं कि भारत दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ ट्रेड करता है, किसी से कम किसी से ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर हमारा ट्रेड हो रहा है वो है एशिया और एशियन कंट्रीज़। ठीक है, दूसरे नंबर पे है यूरोप, तीसरे पे है नॉर्थ अमेरिका, फिर अफ्रीका और फिर है लैटिन अमेरिका। आपके यहाँ पर बॉक्स में होगा, वहाँ पर ये रेंडमाइज होगा, आंकड़े ऊपर नीचे होंगे, मैंने इसको सीक्वेंस में लगा दिया, तो आप इस हिसाब से इसको ABCDE लिख सकते हैं अपने डाटा के सामने। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं हम एशिया और एशियन कंट्री से, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर अफ्रीका और फिर लैटिन अमेरिका। इन सब के साथ हमारा जो इंपोर्ट है वो हो रहा है।